साथियों नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों जिनका भी आज पेपर है 17 जनवरी को जिनका भी सीटेट का पेपर है साथियों, उनके लिए काफ़ी मैंने कीवर्ड लिया है दोस्तों, 25 कीवर्ड लिया है और डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और पेपर में जाने से पहले एक बार आप एक लाइन से आराम से अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों ये देखिए, सीडीपी ही नहीं है, मैंने और भी सब्जेक्ट का लिया, मैथ का, साइंस का भी है, तो ये मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ दोस्तों। हार्डली 10 मिनट का भी वीडियो नहीं है, तो अच्छे से देख के जाइएगा, बट ज़रूर देख लीजिएगा साथियों। देखिए ऑटोइज्म से क्वेश्चन आ रखा है सोलिन कि ये डिसऑर्डर है साथियों, जिसको बोलते हैं आत्म केंद्रित, और कभी कभी यही लिखा रहेगा ASD। ठीक है, तो ये भी समझ जाइएगा कि ऑटोइज्म के बारे में बताया जाता है। दोस्तों ये जो है एक जो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होता है दोस्तों, विकास में जो डिसऑर्डर होता है, क्वेश्चन ये भी आ रखा था दोस्तों कि ऑटोइज्म जो है इसका रीजन क्या है, तो ये भी इसका आंसर था दिया हुआ दोस्तों कि डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये भी ज़रूर याद रखें आप लोग। और रीजन है कि दोस्तों की डिफरेंसेज इन द ब्रेन, कि ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है या भिन्नता के कारण ये ऑटोइज्म होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि दूसरों का जो फीलिंग्स होता है या थॉट होता है उसको बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक है, और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आपने प्रियंका चोपड़ा का एक पिक्चर देखा होगा, गूंगा बहरी वाली, तो दोस्तों उस टाइप का है ये। ठीक है ना, जिसमें किसी बात को बार बार रिपीट करती है और दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाती है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ऑटोइज्म अगर रहेगा तो आपको डेवलपमेंट डिसेबिलिटी को टिक करना है। चलिए सेकंड नंबर पे साथियों है ADHD। ADHD का अर्थ है, A मतलब होता है अटेंशन, D मतलब डेफिशिएट, और H मतलब हाइपरटेंशन, D मतलब डिसऑर्डर। दोस्तों इसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ रखा था कि ADHD क्या है, तो आप लिख दीजिए, ये देख लीजिएगा कि इसका अगर अटेंशन डेफिशिएट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर है तो उसको मार दीजिएगा। अगर ये पूछता है कि ADHD का अगर डिसऑर्डर है तो उसमें उसके जो सिम्टम हैं वो क्या होगा साथियों, तो ADHD का सिम्टम है कि दोस्तों की मतलब किसी का जो अटेंशन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों, मतलब उसमें उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप जान लें। जैसे मान लें कि जैसे कोई बच्चा ये होता है कि अगर टीचर पूछता है कि बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है, तो बिना क्वेश्चन पूछे ही बच्चा बोल देता है कि हाँ सर ये हमको आता है, मतलब उसमें हद से ज़्यादा एक अटेंशन वाली बात हो जाता है। ठीक है, उसके शरीर बैलेंस नहीं रख पाते अपने आप को, तो इसलिए इसको बोला जाता है दोस्तों ये मल्टीपल डिसऑर्डर है, फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है ये चीज़ें। चलिए नंबर थर्ड है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके इसी 2020 CDP में ही आ रखा है दोस्तों, और सीटेट में, इसलिए ये सारे ही एक बार ज़रूर देख के जाइएगा दोस्तों। परख, ये जो परख है ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन भी आ रखा था शायद 12 जनवरी को, एक पेपर में आया था क्वेश्चन कि बोला था कि परख का बताइए ये क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ देखिए, P है, P मतलब परफॉर्मेंस होता है, A मतलब असेसमेंट, R मतलब रिव्यू है, एंड A मतलब साथियों एनालिसिस ऑफ, K है दोस्तों के नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स क्या है, सर्वांगीण या संपूर्ण विकास। देखिए इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। परख को बोलते हैं प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा। ठीक है ना, प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण करना। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखें, प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण करना साथियों। डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये परख जरूर देख के जाइएगा साथियों। साथियों ये चौथा है निपुण। ये अभी तक जितना पेपर हुआ है उसमें 3 बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। ये दिसंबर सेशन में सीटेट 2022 से 23 में जो अभी चल रहा है, निपुण संस्कृत में भी आया था साथियों, हिंदी में भी आया था, जिनका भी था, तो एक बार देख लें दोस्तों। निपुण जो है ये NEP 2020 का ही हिस्सा है, और ये क्या है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर अ डेफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको जरूर याद रख लें, क्या है दोस्तों कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर द डेफिशिएंसी इन रीडिंग विद
साथियों स्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी मेनली, इसको जरूर याद रखें साथियों। और ये किसका योजना है दोस्तों, यही क्वेश्चन आया था, एक संस्कृत का था कि इसमें राज्य सरकार की योजना है या केंद्र सरकार की योजना है। तो साथियों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो केंद्र सरकार की योजना है, इसको जरूर याद रखें दोस्तों। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, पेपर में जाने से पहले बस एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। साथियों ये 5th नंबर में देखिए एक बाला क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि बाला क्या है, ठीक है ना। तो इसको बस ये देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। 6th नंबर में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 6th नंबर में दोस्तों फर्स्ट 28 को भी आया, 29 को भी आया, 12 जनवरी को भी आया है, तो इसको जरूर देख के जाएं। और यही दोस्तों 11 जनवरी का भी पेपर था। देखिए क्या बोलता है कि डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्फेजिया, ये सब जरूर एक बार देख के जाइएगा। ऑटोइज्म भी था साथियों। डिसलेक्सिया दोस्तों एक प्रकार का पठन विकार है, ठीक है ना, रीडिंग डिसऑर्डर है साथियों, कि पढ़ने में मान लो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, वो सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, डिफरेंट टाइप का मतलब पठन विकार है दोस्तों। डिस्ग्राफिया दोस्तों लिखन राइटिंग प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। और भी जैसे दोस्तों डिस्मोर्फिया था, उसमें भ्रांति की स्थिति हो जाती है ना, जैसे बच्चा अपने आप को रहता है छोटा, समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना, मेरी हाइट अच्छी है, मैं काफ़ी सुंदर हूँ। तो इस टाइप से ये सब चीज़ याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसमें देखिए 8 नंबर में F + B - E = 2, ठीक है। ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ रखा था कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है फलक और प्रिज्म के बारे में। तो दोस्तों यही था, डायरेक्ट ये दिया हुआ था दोस्तों 8th नंबर कि F + B - E = 2, ये सही है कि नहीं। और 4-5 ऑप्शन था, इसमें एक भी ऑप्शन ये था दोस्तों। चलिए 9 नंबर में प्रिज्म जो है, प्रिज्म और पिरामिड दोस्तों, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और हर एक सेशन में ही आया है दोस्तों। साथियों एक 29 दिसंबर को एक क्वेश्चन पूछा था कि आप बताएं कि किसी प्रिज्म में n=3 है, मतलब त्रिभुजाकार प्रिज्म है साथियों। तो उसमें पूछा था कि बताएं F + B + E क्या होगा। तो आराम से क्या करना था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में n की जगह 3 रख देते, क्योंकि बेस इसका क्या है, बेस का साइड है 3। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका फलक, नंबर ऑफ जो फलक है या फेसेज है साथियों 5 हो जाता, इसमें 3 दूनी 6 हो जाता, 3 × 9 9, 6 15, 5 20। तो दोस्तों प्रिज्म के लिए F + B + E कितना बनना था, 20 बनना था, और यही क्वेश्चन था साथियों। पिरामिड का क्वेश्चन 12 जनवरी को आया था, उसमें पूछा था, एक तो ये रिलेशन पूछा था दोस्तों कि बताइए कि रिलेशन कौन सा सही है। तो साथियों ये था रिलेशन। और दोस्तों एक शायद 11 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पिरामिड में बताइए कि n = 4 के लिए F, V और E में क्या रिलेशन है। तो ये इसलिए मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे आ रखे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 11 जो है सममित रेखाएं, ये हर एक सेशन में ही पूछा है, पहले सेशन में यही पूछा था, ठीक है, कि समचतुर्भुज है उसमें कितनी सममित रेखाएं होती है। दोस्तों मैंने एक लॉन्ग वीडियोज़ बनाया, उसमें हर एक चीज़ कम से कम मैंने 20-22 सममित रेखाएं दे रखा है, उसमें एक एक टर्म को मैंने समझा रखा है। अगर आपके पास टाइम होगा तो उसको देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। लेकिन ये दोनों हमेशा ही आ रखा है। समचतुर्भुज आया था दोस्तों, और बच्चों ने गलती से 8 मारा है जबकि 2 होगा, जरूर याद रखें। समचतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ 2 सममित रेखाएं होती है। और दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल मैंने रिसर्च बेस करके इस चीज़ को लाया है, 2 ही होगा, 4 का भी नहीं हो सकता। और दोस्तों सममित रेखाएं आयत में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, इसको भी जरूर याद रखना है दोस्तों। ये परख का जो ये 3rd नंबर पे था साथियों, ये मैंने आपको समझा दिया परख का मीनिंग क्या है। दोस्तों ये देखिए 12th नंबर जो है, ये हमेशा ही क्वेश्चन में हमेशा ही दोस्तों आया है। बोलता है कि कोई अगर नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया है, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लें। और क्वेश्चन पूछता है बताएं कि इसमें टोटल कितने गुणनखंड है, हाउ मेनी फैक्टर्स बी पॉसिबल फॉर दिस नेचुरल नंबर। तो क्या करना, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है, अभाज्य गुणनखंड करके, जो दोस्तों एक्सपोनेंट होगा उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, और यही क्या निकलेगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, मतलब जो गुणनखंडों की टोटल संख्या। और मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ये सारे जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था 13 नंबर में कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसको जरूर आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लें। आप ताऊ, आप मतलब आंध्र प्रदेश है साथियों, पी मतलब पश्चिम बंगाल है दोस्तों, टी मतलब तमिलनाडु है, वो मतलब उड़ीसा है। तो सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं, ठीक है ना, पूरब के तटीय राज्य हैं। और चौथा दोस्तों देखिए अरब सागर से लगने वाले तटीय राज्य कौन है। तो ये है दोस्तों, इसको याद कर लें, केक गया गुम।
केक मतलब केरल है दोस्तों, क्वा मतलब कर्नाटक, गोवा मतलब गुजरात है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये गु मतलब गुजरात है दोस्तों, सॉरी। गोवा मतलब गोवा है, गोवा दोस्तों, ठीक है ना। और एम मतलब महाराष्ट्र। तो ये सब है अरब सागर से लगने वाले राज्य हैं साथियों। और ये पचमा है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन आ रखे हैं इसी बार के आ रखे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आप रिवीजन कर लें दोस्तों। ये 15 भारत के केंद्र शासित राज्य। तो दोस्तों भारत के केंद्र शासित राज्य कितने ये आपको पता है, एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, बस मेरा ये कहना है, ठीक है। जैसे दोस्तों क्या है, दिल्ली, पंजाब, है ना। दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, अंडमान निकोबार, दमन दीव। दोस्तों अगर आपको होगा तो शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लीजिएगा कि आप दादी जल्दी चल, ठीक है ना, आप दादी जल्दी चल, इससे आपका सारा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, ये पूछा था 16 नंबर। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ये भी दोस्तों मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बना के आप लोगों को डाल रखा है कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना, उसमें ये सारे ही आ जाते हैं। मित्र मतलब है ना, मिजोरम वगैरह जितना भी है ये सब चीज़ दोस्तों मैंने दे रखा है, तो वो भी एक बार देख के जाइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं झूम की खेती दोस्तों। ये झूम की खेती जरूर आप देख के जाइएगा, झूम की खेती कहाँ होती है, ठीक है, इसका फीचर क्या है, टीन की खेती वगैरह जो भी है दोस्तों, तो एक बार बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। 17 दोस्तों पोचमपल्ली सारी 2 बार आया है इस बार पेपर में, तो इसको भी जरूर देख के जाएं आप लोग। बांस से बने घर कहाँ से आ रहे हैं, बांस के घर कहाँ हैं, बांस का घर हो गया दोस्तों ट्रॉली वाला, बोट वाला दोस्तों। इस सब टाइप के जो प्रॉब्लम हैं वो आते ही हैं आपके ईबीएस में, और आप लोग डेफिनेटली देख के जाइएगा। वैसे ईबीएस का मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना रखा है, अदरवाइज मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे ईबीएस में। वैसे भी दोस्तों नेफेंथिस से कई बार क्वेश्चन आ रखा है। नेफेंथिस पूछा था कि कहाँ पाया जाता है भारत में, तो पता ही आपको मेघालय में पाया जाता है साथियों। 20 नंबर देखिए, ये जो है इसको जरूर साइंस में जरूर याद करके जाएं दोस्तों, कि अगर मान लीजिए क्षार है और इसको तो ऐसे कह सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे दोस्तों अगर हल्दी डाला जाता है और वो लाल हो जाता है तो इसका मतलब है वो क्षार है। अगर उसी ऑब्जेक्ट पे फिनोफ्थलीन डाला जाता है, अगर उसका रंग बैंगनी है तो इसका मतलब होता है वो क्षार है। तो इसको याद कर लीजिए, क्षार प्लस हल्दी लाल होता है रंग, और क्षार में जब फिनोफ्थलीन मिला जाते हैं तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये क्या है, बेस टेस्ट है और ये एसिड टेस्ट है। इसमें देखिए जब आम्ल में हल्दी मिलाते हैं तो पीला हो जाता है, और आम्ल में फिनोफ्थलीन मिलाते हैं तो कोई रंग नहीं देता है। ये एसिड को टेस्ट करने का तरीका है साथियों। 20 नंबर देखिए कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग दोस्तों। इसमें इस बार क्वेश्चन पूछा था और उसमें मिलान करने के लिए पूछा था कि विटामिन बी के कमी से क्या होता है, विटामिन सी के कमी से क्या होता है, स्कर्वी, बेरी। तो दोस्तों ये सारा लिस्ट कर रखा था और अलग अलग विटामिन से होने वाले रोग थे। तो एक बार विटामिन और एक बार रोग जरूर देख के जाएं दोस्तों। 23 नंबर पे है कि इसने बोला था कि बताइए कौन सा अम्ल का ग्रुप है और कौन सा बेस का ग्रुप है। तो ऐसा ही दे रखा था H2SO4, HNO3 और HCl, ये सब क्या है साथियों, अम्ल है ना। अम्ल क्या होता है, H+ देता है, तो जब भी इसको तोड़ेंगे H++ HSO4 हो जाएगा इस टाइप से, H+Cl- इस टाइप से आप तोड़िएगा। तो दोस्तों यही मेरा कहना है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, एक बार बेस से आराम से ठंडे दिमाग से देख के जाइएगा। 24 नंबर में दोस्तों ये पूछा था कि बताइए बेस की पहचान क्या, इसमें कौन सा बेस है, तो बेस देख लीजिएगा, ये सब बेस ही है साथियों। और 25 नंबर पे दोस्तों मैंने बुद्धि लिया है जो एस्टर ने दिया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए अगर किसी का मेंटल एज और क्रॉनिकल एज 1-1 है तो बताइए वो किस ग्रुप में होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या हमारा फॉर्मूला होता है, IQ इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, तो 1/1 इंटू 100 बिकम्स 100। और आपको पता है 90 से 110 के बीच में नॉर्मल है ना, नॉर्मल सामान्य बुद्धि लब्धि मानी जाती है, तो वो जनरल कैटेगरी में आएगा, ठीक है साथियों। तो इसको डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लर्न करके जाएं, ठीक है साथियों का। दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर पहले पेपर में अगर कुछ आया है जो डिफ़िकल्ट था, तो दोस्तों पेपर से निकलने के बाद सेकंड पेपर में बैठने से पहले आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज है कि सर जो पहला पेपर आया था उसी वाले पेपर से कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें आ रखे थे। जैसे निपुण है साथियों, कई बार फर्स्ट पेपर में भी आया, सेकंड पेपर में भी आया, ADHD फर्स्ट पेपर में भी आया, सेकंड पेपर में भी आया, ठीक है साथियों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा।
और दोस्तों आज के पेपर के लिए आप लोगों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा करें आप लोग, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल आराम से पेपर देना है, कूल माइंड से, बिल्कुल अफरा तफरी वाला माहौल बिल्कुल नहीं बनाना है। और आपने जितना मेहनत किया है आप अपने पे फेथ रखें और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल ही अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल मत बनाइएगा और आराम से ठंडे दिमाग से कीजिएगा। 150 आपके पास 150 मिनट है और 150 क्वेश्चन है तो कम नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, अदरवाइज आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी एक सलाह है कि आप बिल्कुल भी बोलते हैं ना कि आ, कुछ ज़्यादा अपने आप को टेंशन में मत ले लीजिएगा पेपर में कि एक दो क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आ गया, आउट ऑफ सिलेबस इस टाइप का एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है साथियों, आ नहीं रहे हैं मतलब वो है कि जो एक रेगुलर पढ़ाए जा रहे हैं यूट्यूब पे या डिफरेंट चैनल पे वो नहीं दिख रहा है, बट उसका एप्लीकेशन उस टाइप के दिया जा रहा है, तो इससे घबराना नहीं है साथियों, क्योंकि वही एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देगा और इसीलिए दिया ही जाता है कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल उस पर टेंशन नहीं लेना है, जो आपके साथ होगा वो सबके साथ होगा और उसको चाहें तो आप लास्ट में 5-10 मिनट बचा के रखें और उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे तरफ से वेरी वेरी बोले विश यू ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा करें साथियों और बिल्कुल ही अच्छे से और ठंडे दिमाग से जाए। बस मेरा ये कहना है कि आप कूल माइंड से जाएंगे और अच्छे से बनाएंगे बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तो बिल्कुल ही आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। वेरी गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।